हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एम्पायर, यानी कि आपके जब सबसे पहले आपके जो राजा आए, बड़े राजा आए, जैसे कि आपका मौर्यन एम्पायर क्या है, सबसे बड़ा और पहला एम्पायर है जो भारत में आया। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो मौर्यों का साम्राज्य था ना, वो लगभग आपके पूरे भारत में और इधर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है पूरे में फैला हुआ था। तो ये जो आपको येलो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वो पार्ट है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिला था। यदि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना पूरा का पूरा राज्य जीत लिया था एक मगध से। ठीक है, ये मगध है। मगध से लेकर उसने इतने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जो आपको एक ग्रीन वाला दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाली टेरिटरी है, ये बिंदुसार ने मिलाई मौर्य वंश में। और उसके बाद ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये है कलिंगा, जिसको अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और यहाँ पे आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, तो इस वाले जो मतलब एक्सट्रीम आपका साउथ है, वहां पे आपके मौर्यों का शासन नहीं था। बाकी उसके अलावा जितना भी पूरा का पूरा भारत है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पूरा आपका मौर्य एम्पायर था। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के हमें तीन स्रोत मिलते हैं। एक मिलता है हमें साहित्यिक, विदेशी विवरण और पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब हो गया कि आपका जो लिटरेचर साक्ष्य है वो। विदेशी विवरण यानी जो फॉरेन फॉरेन जो ट्रेवलर्स आए या फॉरेन राजदूत आए, उन्होंने क्या लिखा है इस साम्राज्य के बारे में, वो। और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य। तो इसमें साहित्यिक साक्ष्य में आपको एक तो अर्थशास्त्र मिल जाता है जो चाणक्य ने लिखा है, बाकी पुराण है, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त द्वारा लिखित, और कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथ भी है जिसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ ही कुछ विदेशी यात्री जैसे कि आपके राजदूत हो गया, जैसे मैगस्थनीज हो गया, स्ट्रैबो हो गया, कर्टियस हो गया, तो इन तीनों ने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी दी है। अपनी अपनी बुक्स या अपने अपने यात्रा वृत्तांत इन्होंने जो भी लिखे हैं, उसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में भी लिखा है। इसके बाद है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ होते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इसमें आपका आपने अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में बहुत सुना होगा। इसी प्रकार से आपका जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, काली पॉलिश वाले मृदभांड हो गए, स्तूप हो गए, गुफा हो गई, और जो आपके कॉइन्स हो गए, उन सारे कॉइन्स वगैरह से भी हमें क्या मिलती है, मौर्य एम्पायर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पे बहुत सारे सीरियल बने। चाणक्य का नाम तो आपने तब भी सुना होगा, अगर आपने चंद्रगुप्त का नाम नहीं भी सुना है तो चाणक्य ही गुरु थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाने में जो बहुत बड़ा योगदान था, वो आपका किसका था, चाणक्य का था। अब चंद्रगुप्त को लेकर बहुत सारी स्टोरीज है, यानी कि ये मौर्य वंश से, क्षत्रिय वंश से थे। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये शूद्र वंश से थे। ठीक है, और कुछ के अकॉर्डिंग ये जो मौर्य आपकी इनकी कास्ट है, इनकी माता का नाम था मूरा, तो उसी से ये क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। ठीक है, इनकी जो राजधानी है वो है आपकी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा 322 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब हो गया आपका बीसी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने उस समय का जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ इसका युद्ध हुआ और उसे हरा दिया। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच आपस में एक संधि हुई। देखो इतिहास में आप जब भी देखोगे कि कोई युद्ध हुआ है, तो उस युद्ध के बाद क्या हुई है, संधि हुई है। संधि मीन्स ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो पहले वॉर होता है, फिर ट्रीटी होती है, फिर डिपेंड करता है कि कौन कितना हारा है, कौन जीता है, उस हिसाब से ट्रीटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो होती है। तो इनके साथ युद्ध किया और इसने क्या करा, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। अब बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या दिया, 500 हाथी लिए, और बदले में उसको एरिया यानी जो हैरात वाला एरिया है, उसके बाद अराकेसिया है कंधार में, जेड्रोसिया है बलूचिस्तान में, और पेरिपनिसदाई है काबुल में। ये कुछ क्षेत्र है जो क्या करे, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। और इसकी एक पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, जिसका नाम था हेलेना। उसका विवाह भी किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका विवाह कर दिया। तो पहले से जो भी आप इतिहास देखोगे ना, तो उसमें जो शादियां हुई हैं, मतलब जो राजा महाराजाओं की जो शादियां हुई हैं, वो कई बार इस तरीके से भी होती थी कि साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना सुदर्शन झील का निर्माण हुआ आपका मौर्य काल में, और करवाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। मैगस्थनीज जो आपका राजदूत आया, जब यहाँ इसकी शादी हुई ना हेलेना की, तो इसके साथ ही एक राजदूत भी आया, उसका नाम मैगस्थनीज था। तो मैगस्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने एक बुक लिखी इंडिका। लेकिन ये बुक हमें इसके मूल स्वरूप में नहीं मिलती, यानी कि जो इंडिका जो मैगस्थनीज ने लिखी थी, वो बुक हमें नहीं मिलती, वो खो गई है कहीं इतिहास में। लेकिन इस बुक का रेफरेंस लेकर और
राइटर्स ने जो लिखा है ना, उससे हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या क्या चीजें लिखी थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य एकदम अपने जीवन के एंड में था, बूढ़ा हो गया था, तो उस समय उसने जैन धर्म धारण कर लिया। और मैंने आपको बताया था ना कि जैन धर्म में आपका क्या हुआ था, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें जो स्थूल भद्र भद्रबाहु है, जो भद्रबाहु है, उन्होंने क्या किया, वो अपने कुछ जैन अनुयायियों के साथ कर्नाटक दक्षिण की ओर चले गए थे। तो उस समय इनके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी चले गए थे, उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया और वो भी चले गए। और वहां जाके उन्होंने श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में संलेखना द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। तो संलेखना आपको पता है, संलेखना हमने जब जैन धर्म पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था कि संलेखना क्या होता है, कि आप क्या करते हो, व्रत लेके, यानी कि आप धीरे धीरे करके जब आपको लगता है, जैन धर्म में ऐसा है कि जब आपको लग रहा है कि आप मृत्यु के बिल्कुल निकट हो, यानी अब आप मरने ही वाले हो, आपको डेथ आ जाएगी, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी की मृत्यु होने ही वाली है, उसे ऐसा लग रहा है कि बस वो मरने ही वाला है या कोई बहुत ज्यादा भीषण रोग से ग्रसित है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपने प्राण स्वयं ही त्याग देते हैं, अपने भोजन को कम करने लगते हैं। पहले उन्होंने अपना भोजन कम किया, फिर पानी पहले 3 टाइम से 2 टाइम किया, 2 टाइम से 1 टाइम किया, उसके बाद पानी भोजन छोड़ दिया, फिर जल भी छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, फिर उनके प्राण चले जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं संलेखना, उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागना। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्यागे थे। तो इसको आप याद रखना कि किस मौर्य वंश के राजा ने संलेखना द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कहाँ त्यागे थे? श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में, और इसे चंद्रगिरी की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में क्या क्या आता है? काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का जो दुआब है, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर का सारा भूभाग, ये सब कुछ सम्मिलित है। और एक तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर। तो उसके इन दो ग्रंथों से उसके दक्षिण भारत में उसने कौन कौन से आक्रमण करे थे उससे भी पता चलता है। क्योंकि ये देखो, यहाँ पे जितना भी पूरा एरिया है, सिर्फ ये वाला एकदम जो आपका टिप वाला एरिया है, केरला, अभी जो केरला और तमिलनाडु वाला जो पार्ट आता है एकदम आपका टिप में, उस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा का सारा एरिया किसके पास है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पास है। बस ये ग्रीन वाला पार्ट किसके पास है? ये ग्रीन वाला पार्ट बिंदुसार ने मौर्य वंश में सम्मिलित किया। ठीक है। तो ये जो आपके दो तमिल ग्रंथ है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, साउथ पे भी आक्रमण किया था। इसके बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम है बिंदुसार। इसके बहुत सारे नाम है, तो जैसे इसको अमित्र घाट भी कहते हैं। अमित्र घाट का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसी प्रकार से वायु पुराण में इसका नाम मिलता है आपको भद्रसार, मदसार, और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन नाम से संबोधित किया गया है। और एथिनियस एक यूनानी लेखक है, उसने बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार का वर्णन करा है। और इसमें बिंदुसार यूनानी शासक से 3 चीजों की मांग करता है। क्या? कि एक तो मुझे सूखी अंजीर दे दो, और एक अंगूर वाली मदिरा, और एक दार्शनिक। तो सूखी अंजीर और ये जो अंगूरी मदिरा है वो तो ये एंटीओकस जो है वो भिजवा देते हैं, लेकिन दार्शनिक के उसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ दार्शनिक का इस प्रकार से व्यापार नहीं होता, उससे किसी को दिया नहीं जाता है। ठीक है। अब बिंदुसार के दरबार में 2 विदेश यात्री आए थे, तो इनको आप नाम याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो बिंदुसार के दरबार में जो 2 विदेशी यात्री आए थे, एक आया था आपका मिस्र का राजदूत, राजदूत मीन्स एम्बेसडर हो गया, और एक आया था आपका सीरिया का एम्बेसडर। तो जो मिस्र का आया था उसका नाम है डायनोसिस, और जो आपका सीरिया का है वो है डाइमिकस। तो थोड़ा मिलते जुलते नाम है, तो थोड़ा अच्छे से याद रखना। डायनोसिस है आपका मिस्र, ठीक है, और डाइमेकस है आपका सीरिया। इसके बाद अगला राजा बना आपका अशोक। तो बिंदुसार का पुत्र था आपका अशोक। अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 269 ईसा पूर्व में। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, उसके बाद वो क्या बना? राजा बना। इसको और नामों से भी, कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देवना, प्रियदस्सी यानी देवों का प्यारा, मास्की हो गया, गुर्जरा, नेटूर, उदय गोलम, अशोक वर्धन, करमोली, बुद्ध शाक्य। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके अशोक के नाम है। तो आप इन नामों को भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि मास्की नाम किस राजा का था, गुर्जरा किसका था, नेटूर, उदय गोलम, अशोक वर्धन, करमोली, बुद्ध शाक्य। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर आक्रमण करने की जानकारी हमें किससे मिलती है? उसके 13वें अभिलेख से मिलती है। तो अशोक के 14 शिलालेख है, उसमें से जो 13वां शिलालेख है उससे हमें उसके कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण करा ना, ये वाला कलिंग आपका इधर उड़ीसा साइड में है, तो यहां जब उसने आक्रमण करा तो क्या हुआ
कि उस आक्रमण में बहुत सारा नरसंहार हुआ, इतना कि बिल्कुल खून की नदियां बहने लगी। तो ये सब देखकर अशोक का जो हृदय है वो एकदम से परिवर्तित हो गया। उसे लगा कि सिर्फ उसने एक जमीन के टुकड़े के लिए इतना ज्यादा विनाश किया। तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद उसने युद्ध नहीं करे, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। ठीक है। अशोक के कई सारे उत्तराधिकारी हुए। तो अशोक के उत्तराधिकारियों को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। राजतरंगिणी के आधार पर कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जालोक हुआ। वायु पुराण के अनुसार अशोक के पश्चात जो कुणाल शासक बना, कुणाल क्या था? अंधा था और इसने धर्म विवर्धन की उपाधि धारण करी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में संप्रति को अशोक का उत्तराधिकारी माना गया है। लेकिन जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बना वो कौन बना? बृहदत्त बना। फिर बृहदत्त की हत्या करी इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने फिर किसकी स्थापना करी? शुंग वंश की स्थापना करी। तो इसमें जो पुष्यमित्र शुंग है वो अपने मतलब बृहदत्त को मारने और शुंग वंश की स्थापना करने के पीछे ये भी तर्क देते हैं कि उस समय क्या हो गया था कि अशोक के टाइम पे बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, तो कहीं ब्राह्मण धर्म को नेग्लेक्ट थोड़ा सा किया जाने लगा। ऐसे ये रीजन दिए पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या बना फिर? ये इसने शुंग वंश की स्थापना करी और इसे ब्राह्मण धर्म का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं, यानी कि इसने ब्राह्मण धर्म की फिर से स्थापना करी और इसने आपके अश्वमेध यज्ञ भी किया। अभी लास्ट में पढ़ेंगे हम शुंग वंश के बारे में भी, तो फिलहाल हम अशोक के बारे में देखते हैं किसने और क्या क्या चीजें करी। अब अशोक ने जो उसके बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा, उसे उसने श्रीलंका भेज दिया था। किसके लिए? आपके अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। तो पूछते हैं कि इन्होंने किसको श्रीलंका भेजा था अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? तो नाम याद रखना, महेंद्र संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। माझिम को भेजा था इसने हिमालयवर्ती देश में, और महादेव को भेजा था महिष मांडाल में। मझांते को भेजा था कश्मीर और गांधार में। महारक्षित को भेजा था यवन देश में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अशोक ने कौन कौन से धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ भेजे थे। इसके बाद बात करते हैं अशोक के धम्म की। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों और आचारों की संहिता प्रस्तुत करी उसे अभिलेखों में धम्म कहा। तो अशोक ने जगह जगह इंस्क्रिप्शन लिखाने शुरू करे, यानी कि पहले ऐसा तो नहीं था कि सबको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या आप क्या करो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दो, फेसबुक पे पोस्ट डाल दो, या टीवी पे ऐड चला दो, बड़े बड़े पोस्टर लगा दो। तो उस समय क्या थी? रॉक थी, रॉक सॉलिड हुआ करती थी, हमेशा रहती थी। तो रॉक पे इंस्क्रिप्शन लिखवा दिए, जो भी आपको घोषणाएं करनी है, जो भी आप आदेश देना चाहते हो अपने प्रजा को, तो उसमें इन्होंने क्या करा? उसे रॉक पे लिखा दिए, शिलालेख बोलते हैं जिसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, उस पे लिखा दिए कि प्रजा को कौन कौन से नियमों का आपसे पालन करना है। ठीक है। अशोक के धर्म की परिभाषा कहां से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए जिनको नियुक्त किया उन्हें अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शंस। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कई सारे लोगों को नियुक्त किया, जैसे कि रज्जु, प्रादेशिक और युक्तों को, और प्रत्येक 5वें वर्ष में इनको क्या दिया? राज्यों का भ्रमण करने और जनता को धर्मोपदेश देने की आज्ञा दी कि हर आप 5 साल में क्या करो? राज्य का भ्रमण करो और देखो कि जनता क्या जो नियम है उनके अकॉर्डिंग वो उसको पालन कर रही है नहीं कर रही है। और इसे ही अभिलेखों में क्या कहा गया? अनुसंधान कहा गया, जो ये पूरी आपकी प्रोसेस है। ठीक है। दिव्यादान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। तो ध्यान रखना कि अशोक के गुरु कौन थे जिसने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? वो थे आपके उपगुप्त। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाता है? भिक्षु गतिक कहलाता है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किसकी पूजा करते थे? अशोक शिव भक्त थे, यानी शिव भगवान की पूजा करते थे। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा करी और राजा बनने के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी गांव की यात्रा करी। और जब वो लुम्बिनी की यात्रा पे गए तो उसे उन्होंने क्या किया? कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम करी 1750 ईस्वी में टिफ थैलर ने, और इसके द्वारा खोजा गया जो पहला अभिलेख था वो है आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। जेम्स प्रिस्पे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो है आपके जेम्स प्रिस्पे। 1837 में पढ़ा इन्होंने पहली बार। ठीक है। अशोक के जितने भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए वो आपकी 4 भाषाओं में है, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्माइक और ग्रीक। और अशोक के अभिलेख 3 टाइप के हैं। एक तो मिले हमें रॉक एडिक्ट्स, एक मिले आपके पिलर इंस्क्रिप्शंस, और एक मिले आपको केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है।
भारत में अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से, यानी जो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से प्रजा को संबोधित करा, और ऐसा बोलते हैं कि इसने उसकी प्रेरणा ईरानी शासक द्वारा ली थी। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मन देवी का अभिलेख है, और कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको याद रखेंगे। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है वो आपका खरोष्टी लिपि में है और ये पाकिस्तान में है। इसी प्रकार से तक्षशिला और लंघमान का जो अभिलेख है वो आपका आर्मेक लिपि में है और ये आपके अफगानिस्तान में। अशोक काल में जितनी जो आपके प्रांत थे उनकी अलग अलग राजधानियां थी। तो जैसे कि आपका उत्तरापथ है, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोशली। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, और जो मध्य प्रदेश या प्राची था उसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। तो अशोक काल में जितना भी जो उसका राज्य था वो आपके 5 प्रांतों में बटा हुआ था, और ये 5 प्रोविंस की कैपिटल अलग अलग थी। तो आप इन कैपिटल्स को याद रखना, बहुत बार मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रशासन की बात करें तो कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। तो राज्य के 7 अंग हुआ करते थे, ये ध्यान रखना, 7 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्तांग विचारधारा किसके द्वारा दी गई? कौटिल्य द्वारा दी गई। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, यानी राज्य के कितने अंग है? 7। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इसको ध्यान रखिएगा। और तीर्थ किसे कहते हैं? तो उच्चाधिकारी, जो भी आपके हायर रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे ना, उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें तीर्थ बोलते थे। ठीक है, वो वाला तीर्थ नहीं है जो हम करने जाते हैं। यहाँ पे जो तीर्थ है उसका मतलब क्या है कि हाई रैंकिंग ऑफिसर जो है उन्हें तीर्थ बोला जाता था। और अर्थशास्त्र में टोटल आपको 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। और इनके लिए एक और वर्ड है महामात्र, इन्हें और क्या बोलते हैं? महामात्र भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें आपको अध्यक्ष भी देखने को मिलेंगे, और 26 अध्यक्ष मिले आपको। ठीक है, 18 आपके तीर्थ हैं जिन्हें महामात्र भी बोला गया है, यानी हाई रैंकिंग ऑफिसर है, और 26 आपकी क्या है? अध्यक्ष है। अब देखो इसमें पूछा जाता है कई बार, जैसे पुरोहित है उसका काम क्या है, प्रशासक है उसका काम क्या है, सेनापति का काम क्या है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको ध्यान रखना। पुरोहित आपका क्या है? चीफ ऑफिसर एंड प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है उसे क्या बोलता है? पुरोहित बोला गया। प्रशासता है आपका चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग रॉयल ऑर्डर्स, जो भी आपकी रॉयल ऑर्डर्स होंगे यानी जो राज आज्ञा होंगी वो आपका क्या कहलाएगा? प्रशासता कहलाएगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चीफ ऑफिसर जो उसका होगा। सेनापति क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ वॉर डिपार्टमेंट, जो सेना का सबसे बड़ा चीफ हो गया वो आपका सेनापति हो गया। युवराज हो गया आपका हेयर टू थ्रोन, जो आपका थ्रोन का वारिस है वो युवराज कहलाएगा। समाहर्ता प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्राइम मिनिस्टर है वो आपका समाहर्ता हो गया। सन्निधाता हो गया आपका रॉयल ट्रेजर। उसके बाद प्रदेष्टा बोलते हैं जज ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, यानी क्रिमिनल कोर्ट के जज को क्या बोलेंगे? प्रदेष्टा। नायक हो गया आपका कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ और या चीफ ऑफ द सिटी सिक्योरिटी, जो भी आपके शहर यानी सिटी की सिक्योरिटी का जो कमांडर है वो आपका क्या कहलाएगा? नायक कहलाएगा, या आपका आर्मी का जो कमांडर है वो भी नायक कहलाएगा। इसी प्रकार से आपका कर्मांतिक है। कर्मांतिक आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री, यानी जो आपकी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज का जो चीफ इंस्पेक्टर है वो कर्मांतिक है। दंडपाल हो गया आपका चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री सप्लाईज। इसी प्रकार से व्यवहारिक हो गया चीफ जज ऑफ द सिविल कोर्ट, यानी जो सिविल कोर्ट है उसका जो चीफ जज होगा वो क्या कहलाएगा? व्यवहारिक। नागरिक है चीफ ऑफिशियल्स ऑफ द सिटी और द सिटी मजिस्ट्रेट। इसी प्रकार से अंतपाल हो गया प्रोटेक्टर ऑफ फ्रंटियर फोर्ट्स। 8वीं के आपका चीफ ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब कुछ अध्यक्ष की बात करिए, जैसे कि आपका पर्ण्याध्यक्ष हो गया, तो पर्ण्याध्यक्ष आपका वाणिज्य का अध्यक्ष, कॉमर्स का अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष हो गया आपका मापतौल का अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष हो गया आपका जो बूचर खाने स्लॉटर हाउस होता है ना उसका चीफ। सुराध्यक्ष क्या हो गया आपका? शराब और मदिरा का अध्यक्ष। इसी प्रकार से कुपिया अध्यक्ष हो गया आपका वन और उसकी संपदा का अध्यक्ष। सूत्रा अध्यक्ष हो गया आपका सूत से याद रखना कताई बुनाई विभाग का जो अध्यक्ष है, स्पिनिंग और वीविंग का। लोहा अध्यक्ष हो गया आपका धातु विभाग का अध्यक्ष, लोहा क्या एक धातु है ना तो उससे आपको याद रहेगा। लक्षणाध्यक्ष हो गया आपका टकसाल का अध्यक्ष, यानी जहां आपकी क्या बनते हैं कॉइन्स वगैरह बन रहे हैं टकसाल का। इसी प्रकार से मौर्य प्रशासन के कुछ और अध्यक्ष भी है, तो ये सारे के सारे आप इनको याद कर लेना अच्छे से। अब इस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 स्तंभ थे। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वार्ता कहा जाता है। तो पहला है आपका कृषि, पशुपालन, तीसरा है आपका वाणिज्य और व्यापार। तो मौर्य काल मुख्य रूप से क्या था? कृषि प्रधान था। इसमें जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला जो प्रधान अधिकारी उसे क्या बोलेंगे? सीताध्यक्ष, यानी कि द चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड लैंड, यानी कि वो लैंड जो स्टेट ओन करता है, ठीक है, जो राजकीय भूमि है उसकी व्यवस्था देखने वाले प्रधान अधिकारी को क्या बोलते हैं? सीता अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखना।
इसी प्रकार से जो मौर्यकालीन कॉइन्स हैं, मौर्यकालीन कॉइन्स आपकी कई प्रकार के, तो कांसा, पर्ण, पर्ण धारण, ये आपकी चांदी की हुआ करती थी। इसी प्रकार से स्वर्ण, वाम, निष्क, ये आपकी गोल्ड की हुआ करती थी। माश्क और काकड़ी आपकी तांबे की हुआ करती थी। और राजकीय मुद्रा क्या थी? राजकीय मुद्रा थी आपकी पर्ण। और रूप दर्शक क्या होते थे? रूप दर्शक होते थे द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग कॉइन, यानी जो कॉइन को टेस्ट करते थे कि वो कॉइन आपका ओरिजिनल है या नहीं है। अब उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? ग्राम भोजक कहते हैं। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रशासन से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्राम भोजक कौन होता है। ठीक है, तो उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान होगा उसे क्या बोलते हैं? ग्राम भोजक, ग्राम भोजक बोलते थे। और ये पद क्या होता था? आपका आनुवंशिक होता था, यानी कि अभी बाप ग्राम भोजक है तो उसके बाद उसका बेटा ग्राम भोजक होगा, फिर उसका बेटा होगा। तो इस प्रकार से फैमिली में वो क्या होगा? आपका चलता रहेगा, हेरिडेटरी चलता रहेगा। और मुख्यतः गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था वो ही इस पद पर होता था, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी वही ग्राम भोजक होता था नॉर्मली। राजा भी कर वसूलने का काम और पुलिस का काम इन्हीं को सौंपते थे, यानी जो भी आपका टैक्स वसूलने का काम है या जो पुलिसिंग वाला काम होता था वो सारा का सारा काम किसका होता था? ग्राम भोजक का होता था। मजदूर और दास क्या करेंगे? इन्हीं की जमीन पे काम वगैरह किया करते थे। अब जो स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे, यानी कि ऐसे कृषक जो खुद की खेती कर रहे हैं, खुद की जमीन पे खेती कर रहे हैं, उन्हें गृहपति बोलते थे। और जो दास हुआ करते थे उन्हें कर्मकार बोलते थे। और तमिल एरिया जो है वहां पे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उन्हें बोलते थे विल्लला। क्या बोलते थे? विल्लला। और साधारण हलवाही जो सिर्फ केवल हल को चलाने का काम करते थे उन्हें कहा जाता था उणवार। और जिनके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके दास, कडेसियार और आदिमई, अधिमई कहलाएंगे। ठीक है, अधिकांश गांव में लुहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी हुआ करते थे। अब इसके बाद आइए आपकी मौर्य डायनेस्टी के बाद आइए आपकी सुंग डायनेस्टी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें मौर्य डायनेस्टी में हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि कौन कौन से राजा हुए आपके मौर्य वंश में, और इनसे रिलेटेड जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें वो देखी, जो राजधानियां हैं वो देखी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो इसमें तीर्थ और उसके जो संबंधित विभाग हैं, तो कौन से तीर्थ का संबंध किस विभाग से, ये आपको याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अध्यक्ष, कौन किसका अध्यक्ष है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।